हाँ जी, नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, आज की कक्षा को स्टार्ट करते हैं और आज का जो अपना टॉपिक रहेगा तीसरी कक्षा भौतिक स्वरूप, भौतिक प्रदेश के नाम से जो जाना जाता है। हर बार यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, बहुत ही ज़्यादा प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आज तक के जितने भी 1992 से लेकर अपन बात करें सितंबर 2023 तक जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, इन सभी का जो संक्षिप्त विवरण है यहाँ पर अपन प्रस्तुत करेंगे। जितने भी प्रश्न आए हुए हैं, चाहे किसी भी भर्ती परीक्षा हो राजस्थान की, उसमें अगर प्रश्न आया है तो वो यहाँ से अपन कवर करने की कोशिश करेंगे। तो करते हैं आज की कक्षा को स्टार्ट। देखिए, पहला प्रश्न जो है, राजस्थान को प्रमुख भौतिक विभागों में कितनी बार बांट सकते हैं? तो 1, 4, 2 या 6। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा जाता है। अगर बात करें क्या क्या है क्या नहीं है, क्या इसका इतिहास है, तो देखिए सर्वप्रथम वीसी मिश्रा ने राजस्थान का जो भूगोल था इस नाम की एक पुस्तक लिखी थी, जिसके आधार पर राजस्थान को 7 भौतिक प्रदेशों में बांटा था। कौन कौन से? पश्चिमी शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश, नहरी प्रदेश, अरावली प्रदेश, पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश। इसके अलावा चंबड़ बीहड़ प्रदेश, ये 7 विभागों में बांटा था। उसके बाद में 1968 में जलवायु के आधार पर दूसरा प्रयास किसने किया था? SK सेन ने, जिसमें 3 भाग में बांटा। और रामलोचन सिंह ने 1971 में तीसरा प्रयास किया था और उसने 2 भागों में बांटा था। कौन कौन से 2 भाग थे? राजस्थान का पठार, जबकि 4 क्या थे? उपभाग थे। 4 उपभाग मरुस्थल, राजस्थान बांगर, अरावली पठार और चंबल बेसिन। और 12 लघु प्रदेश थे, जिसमें 12 लघु प्रदेश ने बांटा गया था। अगला है सबसे इम्पोर्टेंट, डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना ने जो राजस्थान है इसको प्रादेशिक भूगोल नाम की एक पुस्तक थी, राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल। इसमें 1994 में इन्होंने धरातल, जलवायु और नदी बेसिन के आधार पर 4 राजस्थान को भौतिक प्रदेशों में बांटा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। एक नंबर है वीसी मिश्रा, दूसरा SK सेन, तीसरा जो आया था डॉक्टर रामलोचन सिंह और चौथा है हरिमोहन सक्सेना। हरिमोहन सक्सेना का जो वर्गीकरण था एक इम्पॉर्टेंट वर्गीकरण है। आप यहाँ पर फुल स्क्रीन में ये देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मोटा मोटा बता देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको बाद में पढ़ सकते हैं। एक वर्गीकरण, एकदम अच्छा सा वर्गीकरण इसका किया हुआ है। देखिए, जो 4 भौतिक प्रदेश है इसमें सबसे नंबर फर्स्ट आता है उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। हाँ जी, मैं आपको बता दूँ, ये जो PDF है, आपको PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी और जो इसकी लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में आप दे दूँगा। वहाँ से आप डेली के डेली जो क्लासेस होगी, आपको पता ही है ये जो क्लासें हैं नियमित चल रही है, इसकी PDF आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी। और कैसा लगे ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता है। हाँ जी, करते हैं। देखिए आगे, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश राजस्थान का पहला भौतिक प्रदेश है, दूसरा है अरावली पर्वतीय प्रदेश और तीसरा आता है पूर्व मैदानी प्रदेश और चौथा आता है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। अगर समय की बात करें तो सबसे नवीन कौन सा है? मरुस्थल सबसे नवीन है और सबसे प्राचीन क्या है? पर्वतीय प्रदेश। मैदानी प्रदेश तीसरा प्राचीन है और दूसरा प्राचीन क्या है? दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। युग की बात करें तो प्लास्टोसीन उत्तर काल का युग है ये मरुस्थल, और प्री कैम्ब्रियन काल की अरावली पर्वतमाला है। प्लास्टोसीन प्रारंभिक काल का पूर्वी मैदान है। क्रिटेशियस काल की क्या है? दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है। क्षेत्रफल की बात करें 61.11%। हर बार सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है कि मरुस्थलीय प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 61.11%। और 9.1% किसका है? अरावली पर्वत का। और 23.3% किसका है? पूर्वी मैदानी प्रदेश का। और बात करें तो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का 6.49% है। यहाँ पर अगला प्रश्न है जनसंख्या के संदर्भ में, तो जनसंख्या अगर पूछ ले तो राजस्थान में जो मरुस्थल है 40%, अरावली 10%, 39% पूर्वी का मैदान और ये दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश 41% है। बाकी आप यहाँ पर जो विभिन्न प्रकार की जो विशेषताएं हैं आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं जितना भी वर्गीकरण किया है। हाँ जी, आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पॉज करके पढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान को वीसी मिश्रा ने कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा है? राजस्थान को वीसी मिश्रा, अब जो वीसी मिश्रा आए थे उसने 7 भौतिक प्रदेशों में उन्होंने बांटा है और मैंने आपको वर्गीकरण बता दिया था। हाँ जी, देखिए अगर बात करें यहाँ पर ये क्या है? राजस्थान का भौतिक विभाजन।
अगला प्रश्न, भू आकृति की दृष्टि से राजस्थान को कितने उप क्षेत्रों में बांटा जा सकता है? भू आकृति की दृष्टि से राजस्थान को कितने उप भागों में बांटा जा सकता है? जो उपभाग थे वो कितने थे? 4 थे। किसके आधार पर 4 थे? डॉक्टर रामलोचन शर्मा ने 4 बताए थे, लेकिन यहाँ पर 14, 13, 12, 11 का वर्गीकरण है। तो क्या थे? केवल अगर 4 आए तो वो राइट होगा। और 12 क्या थे? 12 लघु प्रदेश थे। अगर प्रश्न लघु प्रदेश के संबंध में आता तो 12 माने जाते। ठीक बात है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल प्राचीनतम है? तो सबसे प्राचीनतम अपनी अरावली पर्वतीय अंचल है। अगला प्रश्न, झालावाड़ से बीकानेर की ओर सीधी रेखा में यात्रा करते हुए आप निम्न में से किस प्रकार के भौगोलिक स्वरूप को क्रम का अवलोकन करेंगे? झालावाड़ से बीकानेर, झालावाड़ कहाँ पर है? अगर बात करें, झालावाड़ ये रहा, और यहाँ से बीकानेर, ये यहाँ से इसका जो यात्रा करें तो कौन कौन सा क्रम आएगा? सबसे पहले आएगा हाड़ौती, क्योंकि कोटा बूंदी बारा झालावाड़ किस प्रदेश में है? हाड़ौती। हाड़ौती से बनास पार करेंगे और बनास से मध्य अरावली अपन पार करेंगे। उसके बाद में कहाँ पहुँच जाएंगे? सीधा का सीधा बीकानेर पहुँच जाएंगे। आप बीकाना में पहुँच जाएंगे। हाँ जी, आगे प्रश्न है अगला, संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के निम्नलिखित में से किस उच्चावच प्रदेश का हिस्सा है? किस प्रदेश का हिस्सा है? तो जो राजस्थान का भौतिक स्वरूप है वो उत्तरी वृहद मैदान प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। उत्तरी वृहद मैदान प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। अगला, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पठारी भाग में औसत वर्षा होती है। वर्षा वाला जो पॉइंट था उसमें देखिए 10, अगर बात करें वर्षा, तो मरुस्थल में जो है वो सबसे कम होती है, 10 से 40 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। अगर बात करें अरावली में, तो जो अरावली प्रदेश है वहाँ पर 40 से 60 होती है। और उसके बाद में जो था पूर्वी का मैदान जो था वहाँ पर 60 से 80 होती है। और अगला जो था 80 से 120 जो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है। दक्षिण पूर्वी पठारी का पूछा है तो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में क्या हो जाएगा? 80 से 120। और उत्तर कौन सा होगा? उत्तर अपना होगा 80 से 120। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, सुमेलित कीजिए। कर देंगे सा सुमेलित। उत्तर पश्चिमी रेगिस्तान सबसे कम वर्षा ए का 1 ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है। अगर बात करें पूर्वी का मैदान कम सही है, दक्षिण पूर्वी पठारी भी सही है, मध्य पहाड़ी प्रदेश भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 एकदम राइट हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 सामने वाले से ही मिलाना है। राजस्थान के धरातलीय स्वरूपों के संबंध में कौन सा कथन है गलत है? कौन सा कथन गलत है? छांटना है, छांट लेंगे। हाँ जी, देखिए, अरावली विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है, एकदम सही है। उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान है, नहीं सही है। तो जो मैदान है वो किसका अवशेष है? 33 सागर का अवशेष माना जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगला है पश्चिमी बालू का मैदान 33 सागर का अवशेष है, सही बात है। दक्षिण पूर्वी पठार गोंडवाना लैंड का प्रदेश है, सही बात है। जो उत्तर पूर्वी मैदान है 33 सागर का अवशेष माना जाता है। इयोसीन काल में प्लास्टोसीन युग से इस पर एक विशाल समुद्र 33 सागर यहाँ पर हुआ करता था। ठीक है। अगला जो प्रश्न है, राजस्थान में कौन से भौतिक विभाग अपने धरातलीय लक्षणों में सही सुमेलित है? भौतिक विभाग की बात करें तो धरातलीय लक्षणों से सही सुमेलित है। हाँ जी, पहला जो आता है दक्षिण पूर्वी पठार सेल समूह है, आर्कियन विंध्यन क्रम, धरातलीय लक्षण, गोंडवाना का विस्तारित भाग। अगला है भौतिक विभाग, पश्चिमी बालू का मैदान सेल समूह है। ये भी बात सही है। जो पश्चिमी बालू का मैदान सेल समूह है, राइलो क्रिटेशियस क्रम, धरातलीय लक्षण अगर बात करें तो 33 सागर का अवशेष, तो बालू का मैदान 33 सागर का अवशेष ही माना जाता है, ये भी बात सही है। भौतिक विभाग अरावली जो है वो सेल समूह अरावली दिल्ली का क्रम सही है। धरातलीय लक्षण प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी के संबंध में आता है, एकदम सही है। उत्तर पूर्वी मैदान जो है वो सेल समूह है, ढक्कन लावा विंध्यन क्रम, नहीं सा ढक्कन का लावा पठार यहाँ पर नहीं है। धरातलीय लक्षण सिंधु नदी द्वारा निर्मित नहीं है सा, ये 33 सागर का और गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ करता था।
पूर्वी मैदान जो है वो किसका हुआ करता था? पूर्वी का मैदान और मरुस्थल तैतीस सागर का अवशेष था, और अरावली और हाड़ौती जो था वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ करता था। ठीक है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का उत्तर से दक्षिण दिशा में अवस्थित सही क्रम है। उत्तर से दक्षिण विंध्यन श्रेणी, लूनी बेसिन, शेखावाटी, माही मैदान। तो इसका देख बता दूं पहले सही क्रम क्या हो जाएगा। सबसे पहले उत्तर में आता है गग्गर का मैदान। इस गग्गर के मैदान के बाद में सबसे पहले गग्गर का तो इधर आ गया ना, इधर आएगा सबसे पहले विंध्यन श्रेणी नहीं होगा, इसमें होगा सबसे पहले शेखावाटी। हाँ, शेखावाटी, सबसे पहले शेखावाटी आएगा, उसके बाद में विंध्यन आता है, और विंध्यन के बाद में लूनी बेसिन वाला जाएगा, और लूनी बेसिन के बाद में माही बेसिन आ जाएगा, नीचे नीचे माही हो जाएगा। उत्तर से दक्षिण, ऊपर से नीचे करना है तो ऊपर ही ऊपर शेखावाटी, शेखावाटी से लूनी, शेखावाटी से विंध्यन, विंध्यन से लूनी, लूनी से माही। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजस्थान के भौतिक स्वरूप के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? भौतिक स्वरूप के संबंध में हाड़ौती पठार जो है वो पश्चिमोत्तर में मुख्य सीमा भ्रंश द्वारा सीमांकित है। हाड़ौती का पठार पश्चिम में नहीं है सा, हाड़ौती का पठार जो है वो महान सीमा भ्रंश पश्चिमोत्तर में नहीं है, ये अरावली और उसको अलग करता है। अरावली एवं हाड़ौती के मध्य स्थित है, इसका विस्तार बूंदी सवाईमाधोपुर में है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। पश्चिमी रेतीले मैदान का 41.50% बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है, सही बात है। संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान की भौतिक स्वरूप भारत के उत्तरी वृहत मैदान और प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, सही बात है। अरावली वर्तमान में अवशिष्ट पर्वतों का स्वरूप है, एकदम सही बात है। तो क्या हो जाएगा? 2, 3, 4 तो सही है, 1 गलत है। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। क्यों गलत है? देखिए, महान सीमा भ्रंश हाड़ौती एवं अरावली के मध्य स्थित है, इसका विस्तार बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, चित्तौड़गढ़ में है। यह पठारी भाग उत्तर पश्चिम में अरावली के महान सीमा भ्रंश द्वारा तथा दक्षिण में पूर्व के मेवाड़ के मैदान द्वारा सीमांकित है। अगला, महान सीमा भ्रंश राजस्थान के किस जिले में नहीं गुजरता है? तो महान सीमा भ्रंश जो है वो देखिए कोटा आ गया था, हाँ, चित्तौड़गढ़ आता है, महान सीमा भ्रंश चित्तौड़गढ़ जाता है, कोटा और सवाई माधोपुर भी आता है, लेकिन भीलवाड़ा वहाँ पर नहीं होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के संबंध में सही कथन चुनिए। पटवार 2016 में पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाँ जी, अगर इस प्रकार के जो प्रश्न हैं आप अगर टॉपिक पढ़ लेते हैं उसके बाद में करते हैं तो आपको एकदम आसान लगने लगते हैं, आपकी तैयारी और मजबूत होने लगती है। राज्य के ये जो प्रश्न है ये सभी इंपॉर्टेंट है, सभी भर्ती परीक्षाएं, जैसे अगर बात करें पशु परिचायक है, बात करें रीट है, पटवार है, आने वाली भर्ती का बहुत सारी भर्तियाँ हैं, इसमें इंपॉर्टेंट साबित होंगे। राज्य के 61.11% में पश्चिमी रेतीले मैदान का विस्तार है, एकदम सही है। हाँ, राज्य के 23.3 में पूर्वी का मैदान विस्तार है, नहीं सा, पूर्वी का मैदान 23.3 में नहीं है सा। पूर्वी का जो मैदान है वो 39 क्षेत्रफल, सॉरी यहाँ पर क्या लिख रखा है, राज्य के 9.60% क्षेत्र में अरावली पर्वतमाला का विस्तार है। अरावली पर्वतमाला 9.60 नहीं है, 9.10 है, यानी 9.1% है। क्या हो जाएगा? गलत। 23.03 नहीं है, केवल 23.3 है, ये भी गलत है। राज्य के 3.37, देखिए पॉइंटों का फर्क आ रहा है, 23.03 और 3, केवल 3 होगा। ठीक है, इसमें 9.1 है, 9.60 है, नहीं है। ठीक है। अगला है, राज्य के 6.37% में दक्षिण पूर्वी पठार, 6.37 नहीं था, 6.49 था। अगला देखिए, तो क्या हो जाएगा इसमें, ये गलत, ये गलत, ये गलत, पहला एकदम सही हो जाएगा 61.11% और केवल एक क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किया गया है। प्री कैम्ब्रियन चट्टानों जो है इनका आधारभूत वर्णन किसने किया था? A.M. हेरोन ने किया था।
सर्वेक्षण की कड़ी AM हेरोन, THD टोटसे, MS कृष्णन, AL कोलसन, CA हैकेट, PK घोष, DN वाडिया आदि नामों से उल्लेखित है। किंतु राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन जो है AM हेरोन ने 1936 से 1953 में प्रस्तुत किया था। अगला है राजस्थान में थार मरुस्थल से प्रभावित क्षेत्रफल व जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। थार मरुस्थल से प्रभावित क्षेत्रफल और जनसंख्या, अगर बात करें क्षेत्रफल तो 61.11% है, तो 61 से संबंधित तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, राइट। और 40% क्या है, जनसंख्या है। अगर बात करें मरुस्थल की तो निर्माण काल क्या है, टर्सटारी एवं प्लीस्टोसीन काल है। और विस्तार की बात करें, कुल लंबाई 640 किलोमीटर, चौड़ाई 300 किलोमीटर, औसत ऊंचाई 200 से 300 मीटर है समुद्र तल से, और क्षेत्रफल 61.11, और जनसंख्या लगभग भाग आता है 2,09,000 का, और जिसमें 40% जनसंख्या निवास करती है। पश्चिमी भाग थार का रेगिस्तान, पूर्व भाग मारवाड़ कहलाता है। राजस्थान का मरुस्थल किस नाम से जाना जाता है। राजस्थान का जो मरुस्थल है वो थार मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, राजस्थान का लगभग कितना प्रतिशत भूभाग मरुस्थल से घिरा हुआ है। तो मरुस्थल से जो है लगभग 61.11%, 61% जो है कितनी बार पूछा गया प्रश्न आप देख सकते हैं, 61% हो जाएगा। अरावली श्रृंखला के पश्चिम व उत्तर पश्चिम में स्थित 12 जिलों में राज्य की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। तो लगभग 40% जनसंख्या जो है वो निवास करती है। राजस्थान में कौन सा एक भौतिक विभाजन सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है। सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका है, उत्तर पूर्व मरुस्थलीय प्रदेश यानी थार का मरुस्थल। अगला प्रश्न, राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार दिशा में हो रहा है, यानी अगर बात करें अपना, अगर ये राजस्थान है तो यहाँ से इधर हो रहा है, मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर हो रहा है, पश्चिम से पूर्व की ओर। ऑप्शन नंबर 3। थार मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों तक है। तो राजस्थान में तो है ही है, राजस्थान में भी है, पंजाब में भी है, मध्य प्रदेश में नहीं है। राजस्थान में है, पंजाब में है ना, तो ये तो हो जाएगा गलत, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन सही बेस्ट सबसे बेस्ट है राजस्थान में, पंजाब में, गुजरात में और हरियाणा में भी है। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। हाँ जी, देखिए थार मरुस्थल का विस्तार भारत में 85%, पाकिस्तान में 15% है। इसका विस्तार भारत में राजस्थान में 62%, हरियाणा, गुजरात, पंजाब में भी है। थार का मरुस्थल उत्तर पश्चिम में 640 किलोमीटर लंबा और 300 मीटर चौड़ा, ये मैंने बता दिया था। थोड़ा और देख लेते हैं, याद ही होगा अपने क्या है। इसका कुल क्षेत्रफल 1,75,000 वर्ग किलोमीटर है। डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना की जो प्रादेशिक भूगोल है, राजस्थान का भूगोल है, उसमें लिखा गया है। यहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, रुक्ष क्षेत्र भी कहा जाता है। राजस्थान का जो थार का रेगिस्तान है इसको क्या कहते हैं, रुक्ष क्षेत्र है। एकाएक वर्षा होने से बालू का स्तूपों के मध्य निचली भूमि के गर्त में जल भर जाता है। जैसे एकाएक वर्षा हो रही है तो यहाँ पर कहीं कहीं निचली भूमि है, यहाँ पर पानी भर जाता है और गर्त जल से भर जाता है। जो नीचे का भाग है ये गर्त जल से भर जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, मरहो कहते हैं, मरहो कहा जाता है। मध्यवर्ती भाग जहाँ जल बेसिन पाए जाते हैं, इसके चारों ओर हरियाली भी विकसित हो जाती है, जिसे नखलिस्तान कहते हैं। अगर अब यहाँ पर जल भरा तो इसको मरहो कहेंगे, लेकिन चारों ओर क्या हो जाएगी, यहाँ पर आसपास में हरियाली, और इस हरियाली को क्या कहेंगे, नखलिस्तान कहेंगे। अगला प्रश्न, पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र का प्रदेश लगभग है कितना क्षेत्रफल है, 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजस्थान का परिगणित मरुस्थलीय क्षेत्र लगभग कितना है। तो लगभग जो परिगणित मरुस्थलीय क्षेत्रफल 1,79,250 है। अगला प्रश्न बात करें, राजस्थान भूभाग के क्षेत्रफल का कितना भाग रेगिस्तान है। रेगिस्तान लगभग 2/3 भाग जो है क्या है, रेगिस्तान है। 61% हो गया, इसका मतलब लगभग 2/3 भाग हो गया, है ना। भारत में थार मरुस्थल का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में विद्यमान है। पूरे भारत में अगर बात करें, हाँ जी स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब इसके उत्तर में आंशिक असमानता पैदा हो रही है।
तो भारत में थार मरुस्थल का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में है? तो भारत के थार मरुस्थल का लगभग, देखिए अगर बात करें तो राजस्थान में 1,75,000 किलोमीटर है, ठीक है, 1,75,000 किलोमीटर है। लेकिन अगर प्रतिशत में बात करें तो लगभग आएगा आपके 80 से 85% के आसपास, ठीक है। तो 75 को राइट मान सकते हैं। हालांकि ये प्रश्न डिलीट हो गया था बाद में। भू जलवायुविक प्रमाणों के आधार पर आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व राजस्थान में मरुस्थल का अस्तित्व नहीं था? कितने वर्ष पहले मरुस्थल नहीं था? 7,000 वर्ष पहले। अगला प्रश्न है, निम्न में से थार मरुस्थल के किस भाग की समुद्र तल से ऊंचाई कम है? तो जो दक्षिणी भाग है ये कम है, उत्तरी भाग ऊंचा है। सामान्य ऊंचाई 200 मीटर है और उत्तरी भाग में 300 मीटर है। राजस्थान के कितने जिलों में थार रेगिस्तान फैला हुआ है? तो 12 जिलों में फैला हुआ है। लेकिन अपडेटेड के हिसाब से अगर बात करें, किंतु देखिए राजस्थान ने कृषि विभाग आयोग ने राज्य में 12 जिलों में मरुस्थल माना है, लेकिन वर्तमान नए जिलों के पुनर्गठन के पश्चात अनुमानित संख्या कितनी हो गई है? 20 हो गई है। कौन कौन से? उसमें एक तो अनूपगढ़ जुड़ गया है, अगर बात करें फालोदी जुड़ गया है, बालोतरा जुड़ गया है, और ब्यावर जुड़ गया है, और डीडवाना कुचामन जुड़ गया है, नीम का थाना जुड़ गया है ना, जोधपुर ग्रामीण जुड़ गया है, सांचौर जालोर वाला सांचौर जुड़ गया है। ये जो जिले हैं ये नए जिले जुड़ गए हैं। तो वर्तमान में बात करें तो 20 हो गए हैं और पुराने 12 थे। अगला प्रश्न, राजस्थान के मरुस्थल के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा सही है आपको छांटना है। राजस्थान के रेगिस्तान में जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर जिले शामिल है। सही बात है, ये तो शामिल ही है। हाँ जी, शामिल है। थार मरुस्थल या महान भारतीय मरुस्थल ग्रेट इंडियन डेजर्ट कुल भूभाग का 50% नहीं 61% घेरता है। गलत बात हो गई। राजस्थान का मरुस्थल जो थार मरुस्थल का एक भाग है, भारत का तीसरा सबसे बड़ा मरुस्थल है। नहीं सर, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल ही है ये तो। राजस्थान का मरुस्थल ग्रीष्म काल में बहुत गर्म हो जाता है। यहाँ तीव्र जलवायु का अनुभव है। तीव्र जलवायु तो पाई नहीं जाती है, जिससे औसत वर्षा 10 सेमी से कम होती है। नहीं सा 10 से कम नहीं होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, गतिशील रेत के टीले को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? धरियन। धरियन कहते हैं जो गतिशील रेत के टीले होते हैं। धोरे धरियन के अधिक फैलाव के कारण जो थैली है रेती रेत जिसको कहा जाता है, वायु द्वारा लाई जाती है। लाई गई समस्त बालू का भार शीर्ष के छोर पर वायु की मंद गति पड़ने के कारण छोड़ दिया जाता है तथा इसकी दोनों भुजाओं के बीच वायु की रगड़ से एक गर्त बनता है, जिसके स्थानीय भाषा में डांड या ढांड कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मरुस्थल में ढांड के नाम से कौन जाता है? तो बालू का स्तूप, जो चंद्राकार बालू का स्तूप है, जैसे बालू का स्तूप है, इसमें ऊपर का जो गर्त है इसके कारण हवा चलेगी मंद मंद, तो ये यहाँ से ऐसे ऐसे चांदनुमा आकृति हो जाती है, ठीक है, जिसको चंद्राकार बालू का स्तूप भी कहते हैं, परवलयाकार बालू का स्तूप कहते हैं। ठीक बात है। अगला बात करें, अगला राजस्थान स्थित थार का मरुस्थल किसका अवशेष है? गोंडवाना, अंगारा लैंड तो है नहीं, लूणी नदी है नहीं, तैतीस सागर। ऑप्शन नंबर 3 तैतीस सागर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। पूर्व मैदानी भाग किसी समय तैतीस सागर का अवशेष था। तैतीस सागर के अवशेष के रूप में राजस्थान में आज भी सांबर है, डीडवाना, पचपतरा, खारी पानी की जो झीलें हैं, पलाया झीलें जिसको कहते हैं, वो पाई जाती है। आक्कल गांव जैसलमेर में जीवाश्म प्रमाण आज भी यहाँ पर इंगित करते हैं। आक्कल गांव में पलाया झीलें राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल में मिलती है? पला यानी खारे पानी की झीलें राजस्थान के थार मरुस्थल में मिलती है। गोंडवाना प्रदेश राजस्थान के किस बृहत भू आकृतिक विभाग का भाग है? गोंडवाना प्रदेश तो पश्चिमी शुष्क प्रदेश का भाग है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता थार के मरुस्थल से संबंधित नहीं है? यहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं जबकि नहीं पाए जाते हैं, बाकी विशेषता इसमें देखने को मिलती है। अगला है, अंतरिक्ष मेहमानों का पसंदीदा जगह जहाँ एक दशक में 9 उल्का पिंड गिरे थे। कौन सी? थार के रेगिस्तान में एक जगह 9 उल्का पिंड गिरे थे, वो चोलिस्तान के नाम से पाकिस्तान में चला गया है। और थार का मरुस्थल विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला मरुस्थल भी माना जाता है। बाप बोल्डर्स बेट राजस्थान के किस जिले में है? तो बाप बोल्डर्स जोधपुर में पाए जाते हैं।
लेकिन अब किस में आ गया है, अब याद रखना है, अब फालोदी जिले में आ गया है। नया अपडेटेड क्या होगा, बाफ बोल्डर किस जिले में पाए जाते हैं, फालोदी जिले में आ गया है। बाफ बोल्डर युग से संबंधित है, कौन सा युग है, बाफ बोल्डर जो है वो कार्बोनिफेरस युग का है सा। अगला प्रश्न है, पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान का कितना प्रतिशत क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है, 41.5% जो है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है सा। हाँ जी, यहाँ पर आप व्याख्या भी देख सकते हैं। हाँ, देख सकते हैं आप, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है, क्षेत्रफल 85,660 और ये जो प्रभावित स्थिति है यहाँ पर देख सकते हैं, कुल क्षेत्रफल कितना है, 2,13,000 में। राजस्थान के पश्चिमी रेगिस्तान में बालू का स्तूप जो है वो कितने पाए जाते हैं, पश्चिमी रेगिस्तान में बालू का स्तूप कितने प्रतिशत पाए जाते हैं, 60% बालू का स्तूप पाए जाते हैं। 59 से 60% पाए जाते हैं। राजस्थान में निम्नलिखित में कौन सा एक बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है, थली, बरखान, पैराबोलिक सीप। पैराबोलिक सीप बरखान तो होते हैं, थली नहीं होती है। देखिए क्या लिख रखा है कि बालू का स्तूप युक्त मरुस्थलीय प्रदेश बालू का स्तूप मुख्य रूप से मिट्टी के अपर्दन और निक्षेपण का प्रतिफल है। इन्हें टीले, टिब्बे, धोरे, धरियन स्थानीय भाषा में कहा जाता है। सर्वाधिक बालू का स्तूप जैसलमेर और सभी प्रकार के बालू का स्तूप कहाँ मिलते हैं, जोधपुर में देखने को मिलते हैं। बालू का स्तूप देख सकते हैं यहाँ पर अनुदैर्ध्य यानी पवनानुवर्ती यानी पवन हवा की समांतर रेखा में रेखीय बालू का स्तूप जिसको कहते हैं। अगर लंबवत आ जाए तो बरखान या अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप, देखिए अनुदैर्ध्य का मतलब होता है हवा जिस दिशा में बह रही है बालू का स्तूप भी उसी दिशा में बनेंगे। अनुप्रस्थ हो गया, हवा जिस दिशा में बन रही है उसके लंबवत बालू का स्तूप बनेंगे। बरखान या बरछान जो है वो अर्धचंद्राकार स्थिति में बालू का स्तूप बनते हैं। पैराबोलिक बालू का स्तूप है, इसके बाद में सीप बालू का स्तूप है और स्टार यानी तारा बालू का स्तूप जो है वो पाए जाते हैं। अगला है बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है, पैराबोलिक, बरखान, सीप, ये तीन तो सुना लेकिन इसलबर्ग नहीं होता है। इसलबर्ग क्या है, ग्रेनाइट निर्मित आबू पर्वत खंड है इसलबर्ग। राजस्थान के कौन से क्षेत्र में तारा बालू के स्तूप पाए जाते हैं, तारा बालू का स्तूप जो है वो मोहनगढ़ जैसलमेर से सूरतगढ़ गंगानगर के बीच में तारा बालू का स्तूप पाए जाते हैं। जो हमादा के चारों ओर पाए जाने वाले बालू का स्तूप को तारानुमा बालू का स्तूप कहते हैं। यह जैसलमेर के मोहनगढ़, पोखरण और गंगानगर के सूरतगढ़ में मिलते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस क्षेत्र में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप मिलते हैं, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप किस क्षेत्र में मिलते हैं, पुंगल, बीकानेर के पुंगल जिले के चारों ओर अनुप्रस्थ बालू का स्तूप देखने को मिलते हैं। जो अनुप्रस्थ है वो हवा की दिशा के समांतर होते हैं और ये 10 से 40 मीटर ऊंचे होते हैं और इनमें 500 से 100 मीटर उनके मध्य दूरी पाई जाती है। पवनों की दिशा के समकोण में बनते हैं और ये बीकानेर, हनुमानगढ़, रावतसर, गंगानगर, सूरतगढ़, चूरू, झुंझुनू जिलों में इनको देखा जाता है। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप जो है ये कहाँ पर, किन जिलों में पाए जाते हैं, तो बीकानेर और गंगानगर में। अगला है, थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को क्या कहते हैं, बरखान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। अब बरखान क्या होते हैं, 20 सेंटीमीटर समवर्षा के पश्चिमी क्षेत्रों में जो 10 से 20 मीटर ऊंचाई होती है और चौड़ाई 100 से 200 मीटर रखते हैं। मरुस्थलीकरण में सर्वाधिक योगदान बरखान बालू का स्तूपों का होता है, यानी मरुस्थल को आगे बढ़ाने का काम, क्योंकि ये सर्वाधिक गतिशील होते हैं। इनका आकार अगर बात करें तो एक चांद के समान होता है। भालेरी, चूरू मुख्य केंद्र है, जैसलमेर है। इसके अलावा अगर बात करें नीम का थाना, सूरतगढ़, लूणकरणसर, करणी माता, देशनो, बीकानेर, बाड़मेर, बालोतरा, ओसियां, जोधपुर ग्रामीण, डूडवाना की चामड़, ये बालू का स्तूप मंद गति से पवनानुमुखी ढाल व तीव्र पवनाभिमुखी ढाल वाला होता है, यानी पवन की दिशा के समांतर में तो मंद ढाल होती है और पवन के विपरीत दिशा में बहुत तेज ढाल होती है। अगला आता है बरखान है, तो बरखान क्या है, रेत का टीला, डेल्टा, पहाड़ियां या जिले। रेत के टीले को क्या कहा जाता है, बरखान कहा जाता है।
हाँ जी। अगला है बरखान बालू का स्तूप प्रधानतः राजस्थान के कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो जो बरखान है ये 20 सेमी समवर्षा रेखा के पश्चिमी क्षेत्र में पाए जाते हैं। बरखान पश्चिमी राजस्थान के कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं? ओसियां जोधपुर, बालेरी चूरू, देशनों बीकानेर और दांतारामगढ़ सीकर में बरखान नहीं पाए जाते हैं। ऐसा तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? राइट, तीसरा। 1, 2 व 3 सही है। बरखान स्थलाकृति किस भौतिक विभाग से संबंध है? बरखान जो है वो मरुस्थलीय प्रदेश से संबंधित होते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इन परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे गए हैं। अगला है सीप है एक अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, पैराबोलिक बालू का स्तूप या स्क्रब? तो अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप है। बरखान के निर्माण में जब पवन की दिशा में परिवर्तन होता है तो बरखान की भुजा आगे की ओर समांतर बढ़ने लगती है। अनुदैर्ध्य का मतलब क्या होता है? लंबवत। तो लंबवत बालू का स्तूप है सीप। आगे है कौन सा बालू का स्तूप प्रचलित पवन की दिशा के समांतर विकसित होते हैं? समांतर अनुप्रस्थ होते हैं। समांतर अनुप्रस्थ होते हैं, लंबवत अनुदैर्ध्य होते हैं। अगला है राजस्थान के थार मरुस्थल में द्वसदत्ती नदी यानी हाँ जी सरस्वती नदी घाटी में किस बालू का स्तूप के चिन्ह मिलते हैं? द्वसदत्ती सरस्वती नदी घाटी है जो वर्तमान में गंगा नदी का क्षेत्र आता है और गंगानगर का साइड यानी रेखीय यानी पवनानुवर्ती बालू का स्तूप यानी अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पाए जाते हैं। अब देखिए अनुदैर्ध्य बालू पवनानुवर्ती रेखीय बालू का स्तूप जो है इनका विस्तार रेगिस्तान सर्वाधिक जैसलमेर के दक्षिण पश्चिमी भाग में पाया जाता है। जोधपुर ग्रामीण एवं बाड़मेर जिलों में भी इनका विस्तार देखने को मिलता है। इन रेखीय बालू का स्तूपों की ऊंचाई 10 मीटर से 60 मीटर तक पाई जाती है। अगला है जैसलमेर में किस प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं? तो जैसलमेर में देखिए बरखान भी पाए जाते हैं और अनुदैर्ध्य भी पाए जाते हैं। बरखान नहीं पाई जाती है। अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों प्रकार के बालू का स्तूप देखने को मिल सकते हैं। अनुप्रस्थ नहीं मिलते हैं। अनुदैर्ध्य और परवलयिक बालू का स्तूप सीप या परवलयिक जो होते हैं वो पाए जाते हैं। अगला है पश्चिमी राजस्थान में किस प्रकार के अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पाए जाते हैं? कौन से प्रकार के अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पाए जाते हैं? बरखान और परवलयी बालू का स्तूप पाए जाते हैं। थार मरुस्थल की स्थलाकृति किस प्रकार के बालू का स्तूपों से पट्टी पड़ी है? जो थार है इसकी पैराबोलिक बालू का स्तूपों से पट्टी पड़ी है। अगला थार मरुस्थल के संदर्भ में पैराबोलिक क्या है? एक प्रकार का बालू का स्तूप है। राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल में सबसे प्रमुख अधिकांशतः बालू का स्तूप जो है वो पैराबोलिक बालू का स्तूप ही पाए जाते हैं। हाँ जी, जो नेक्स्ट प्रश्न है वो अपन बात करेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। एक पार्ट जो है इस टॉपिक का और आएगा क्योंकि ज़्यादा प्रश्न है तो एक वीडियो में कवर करना मुश्किल है। धन्यवाद। कैसा लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।